रात के 9 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी सनसनी थी। बिजली कभी कभी चमकती और पूरा जंगल रोशन हो जाता, फिर अंधेरा और गहरा हो जाता। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थी, जैसे प्रकृति खुद किसी अनहोनी से डर रही हो। विवेक 30 साल का एक युवा इंजीनियर, शहर की भागदौड़ से तंग आकर वह 6 साल बाद अपने पैतृक गांव लौट रहा था। उसकी मां बीमार थी, इसलिए वह जल्दी पहुंचना चाहता था। कितना बदल गया है ये रास्ता। पहले यहाँ इतने पेड़ नहीं थे। बस पुरानी और खराब हालत में थी। हर 10 से 15 किलोमीटर पर वह रुक जाती। यात्री ऊँघ रहे थे या आपस में बातें कर रहे थे। विवेक ने अपनी घड़ी देखी। रात के 9:30 बज गए थे और गांव वो अभी 18 किलोमीटर दूर था। सुबह तक पहुंचूंगा या नहीं, माँ का इंतजार होगा। अचानक बस एक झटके से रुकी। दरवाजा खुला और एक वृद्ध संत बस में चढ़ा। उसकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी। आंखें इतनी गहरी थीं जैसे वह किसी की आत्मा तक देख सकता हो। गले में रुद्राक्ष की मोटी माला थी और हाथ में एक थैला। रुद्राक्ष ले लो भक्तों, ये अंधेरे की शक्तियों से बचाएगा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। यात्रियों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ने मुंह फेर लिया। विवेक ने भी खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। बेटा, तुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ये ले ले। संत ने विवेक की हथेली पर एक काला रुद्राक्ष रखा। वह रुद्राक्ष असामान्य रूप से गर्म था, मानो जीवित हो। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करता। विश्वास करेगा बेटा, जब वो आएगा। संत की हंसी में कुछ ऐसा था कि विवेक को ठंडा पसीना आ गया। उसने अनिच्छा से रुद्राक्ष अपनी जेब में रख लिया। संत बिना कुछ और कहे बस से उतर गया और अंधेरे में गायब हो गया। बस फिर चल पड़ी। विवेक बार बार उस रुद्राक्ष को छू रहा था। वह अभी भी गर्म था। रात के 10:15 पर बस गांव के बस स्टैंड पर पहुंची। स्टैंड पूरी तरह सुनसान था। एक भी रिक्शा या टोंगा नहीं था। स्टैंड पर लगा एकमात्र बल्ब टिमटिमा रहा था। ये क्या, इतनी जल्दी सब सो गए? पहले तो यहाँ रात को भी चहल पहल रहती थी। उसका घर स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर जंगल के बीच था। रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ घने पेड़ थे। विवेक ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और चलना शुरू किया। हवा में ठंडक थी, लेकिन विवेक को पसीना आ रहा था। आसपास इतना सन्नाटा था कि उसके कदमों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। बस थोड़ी दूर और फिर माँ से मिलूंगा। वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। बस पेड़ों की परछाइयां हवा में हिल रही थी। विवेक, रुक जा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। विवेक ने अपनी जेब में हाथ डाला और रुद्राक्ष को छुआ। वो और भी गर्म हो गया था। उसने उसे अपने गले में डाल लिया। तभी पेड़ों के बीच से एक काली छाया उभरी। वह इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और वह तेजी से विवेक की ओर बढ़ रही थी। रुको, मेरे पास मत आओ। लेकिन वह छाया नहीं रुकी। वह और तेज हो गई। जैसे ही वह विवेक के करीब पहुंची, रुद्राक्ष में एक हल्की सी रोशनी चमकी। छाया जोर से चीखी और पीछे हट गई। भगवान, ये क्या था? विवेक ने दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। किसी तरह वह अपने घर पहुंचा। घर पुराना था, लकड़ी का दरवाजा जर्जर था। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। माँ, दरवाजा खोलो, मैं विवेक हूं।
अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दरवाजा खटखटाया, फिर भी सन्नाटा। तभी अंदर से उसकी मां की डरी हुई आवाज आई। कौन है? रात को कोई नहीं आता। तू वो प्रेत तो नहीं? माँ, मैं आपका बेटा हूँ, दरवाजा खोलो। नहीं, नहीं खोल सकती। वो प्रेत तेरा रूप धारण करके आता है, हमें कैसे यकीन हो? माँ, मैं सच में आपका बेटा हूँ। देखो, मेरे पास रुद्राक्ष है, संत ने दिया था। विवेक ने अपने गले से रुद्राक्ष उतारकर दरवाजे के नीचे से अंदर डाला। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा थोड़ा सा खुला। उसकी मां ने झांक कर देखा। उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। बेटा, सच में तू है? पर हमने सुना है कि तू शहर में है, अचानक क्यों आ गया? माँ, आपकी तबीयत खराब है इसीलिए आया हूँ, लेकिन मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? ये छलावा क्या है? विवेक अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। बेटा, इस गांव पर एक अभिशाप है। पिछले 5 सालों से रात में जो भी घर से बाहर निकला वो जिंदा नहीं बचा। सुबह उसकी लाश जंगल में मिलती है। ये किसने किया? कौन है ये प्रेत? बहरूपिया, छलावा, किसी का भी रूप ले लेता है। कभी बूढ़े के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी संत के रूप में। विवेक को अचानक बस वाला संत याद आया। उसका दिल जोर से धड़का। तो वो संत, वो भी। क्या हुआ बेटा? किस संत की बात कर रहे हो? विवेक ने सब कुछ बताया। बस में मिले संत के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में, जंगल में हुई घटना के बारे में। ये कोई साधारण संत नहीं था बेटा। ये तो वही बहरूपिया है जो हमारा रूप लेता है। लेकिन अगर ये रुद्राक्ष असली है तो इसका मतलब क्या माँ? बेटा, गांव में एक पुराना मंदिर है, शिव मंदिर। उस मंदिर के पुजारी बहुत विद्वान थे। उन्होंने इस प्रेत को रोकने का तरीका बताया था, लेकिन क्या? लेकिन उनकी 2 साल पहले मौत हो गई। तो अब इस गांव का क्या होगा? क्या कोई उम्मीद नहीं? उम्मीद तो है बेटा। पुजारी ने बताया था कि जो भी उस प्रेत की हड्डियां जला देगा वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन उस नीम के पेड़ के पास कोई नहीं जाता। विवेक सो नहीं पा रहा था। उसकी मां की बातें उसके मन में गूंज रही थी। वह बार बार उस नीम के पेड़ के बारे में सोच रहा था। रात के 2 बज गए थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगर मैं वो हड्डियां ढूंढ लूं तो? नहीं, ये पागलपन है। माँ ने मना किया है। लेकिन उसके मन में एक और विचार आया। क्यों वो संत मुझे रुद्राक्ष देकर गया? क्यों उसने कहा कि मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? शायद मैं ही इस गांव को बचा सकता हूँ। विवेक बिस्तर से उठा और चुपके से बाहर निकल गया। जंगल घना था और रास्ता मुश्किल, लेकिन विवेक ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह सड़क के बीच में खड़ा था। कौन हो तुम? रास्ता क्यों रोक रहे हो? वापस लौट जा बेटा, ये रास्ता मौत की तरफ जाता है। मुझे जाना है। मुझे उस प्रेत को मुक्त करना है। तू बड़ा नासमझ है। तुझे लगता है तू उसका मुकाबला कर सकता है? विवेक ने ध्यान से देखा। वह बूढ़ा कोई और नहीं, वही संत था जो बस में मिला था। लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और होठों से खून टपक रहा था। तुम वही संत हो? लेकिन तुमने तो मुझे रुद्राक्ष दिया था। तुमने मेरी जान बचाई थी। मैंने तुझे बचाया इसलिए कि तू मेरी मदद करे। मैं वही पुजारी हूं जिसे कालिया ने मारा था। मेरी आत्मा उसी नीम के पेड़ के पास बंद है। कालिया? कौन है कालिया? गांव का जमींदार। 5 साल पहले उसने मंदिर की जमीन हड़पनी चाही। मैंने विरोध किया तो उसने मुझे मार डाला। गांव वालों ने मिलकर उसे मारा और उसकी लाश नीम के पेड़ के नीचे दफना दी। तब से उसकी आत्मा बहरूपिया बनकर गांव वालों से बदला ले रही है। तो मुझे उसकी हड्डियां ढूंढनी है। हाँ, लेकिन वो हड्डियां वही हैं जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता।
विवेक ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह उस नीम के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पुराना और सूखा हुआ था। उसकी शाखाएं भयानक लग रही थी। अचानक एक आवाज आई। तू यहाँ क्यों आया है? अब तू नहीं बचेगा। हवा में एक भयानक चीख गूंजी। नीम के पेड़ के नीचे से एक काली छाया उठी। वह धीरे धीरे विवेक की तरफ बढ़ी। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ, बदला लेना छोड़ दो। मुक्ति? मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं बदला चाहता हूँ। इस गांव के हर इंसान को मरते देखना चाहता हूँ। विवेक का रुद्राक्ष फिर से गर्म हो गया। उसमें से एक चमक निकली, लेकिन इस बार कालिया ने पीछे नहीं हटा। ये रुद्राक्ष अब काम नहीं करेगा। अब तू मेरा है। कालिया की छाया तेजी से बढ़ी। उसने विवेक का रुद्राक्ष उसके गले से खींचकर दूर फेंक दिया। नहीं। कालिया ने विवेक को उठाकर जमीन पर पटक दिया। विवेक वहीं गिर गया जहां कालिया की हड्डियां दफन थी। उसने देखा जमीन पर कुछ हड्डियां बिखरी हुई थी। ये हैं वो हड्डियां। उसने लालटेन उठाई और हड्डियों पर डाल दी। आग लग गई, हड्डियां जलने लगी। नहीं, नहीं, तूने क्या किया? कालिया की छाया जोर से चीखी। उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। आग की लपटें ऊपर उठी और पूरा जंगल रोशन हो गया। मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा। तुम्हें शांति मिले, जाओ। आखिरकार कालिया की छाया गायब हो गई। हवा शांत हो गई। पेड़ों की डालियां हिलनी बंद हो गई। विवेक बेहोश हो गया। सुबह की पहली किरणें जब जंगल में फैली तो गांव वाले विवेक को ढूंढते हुए नीम के पेड़ के पास पहुंचे। उसकी मां भी थी। बेटा विवेक जिंदा है। माँ, मैं ठीक हूँ। देखो, वो प्रेत चला गया। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने देखा कि नीम के पेड़ के पास जली हुई हड्डियां पड़ी थी। सच में वो आत्मा चली गई। तभी पेड़ के पीछे से आवाज आई। पुजारी की आत्मा। वह मुस्कुरा रहा था। विवेक ने कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। अब इस गांव पर कोई अभिशाप नहीं है। इतना कहकर पुजारी की आत्मा विलीन हो गई। गांव वालों ने विवेक को धन्यवाद दिया। बेटा तूने हम सबको बचा लिया। माँ, ये मेरा कर्तव्य था। उस दिन से गांव में खुशहाली लौट आई। मूसलाधार बारिश के कारण आदित्य को आज ऑफिस से निकलने में बहुत देर हो गई थी। आमतौर पर वह रात की आखिरी लोकल ट्रेन से ही घर लौटता था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि शायद वह ट्रेन भी छूट जाएगी और उसे ऑटो या कैब का सहारा लेना पड़ेगा। अरे यार आदित्य, जल्दी कर, ये ट्रेन छूट गई तो घर कैसे पहुंचेगा? और ये बारिश भी आज ही बरसनी थी। मानो किस्मत को ही मुझे परखना है। वो ट्रेन स्टेशन की ओर तेजी से दौड़ता हुआ अंधेरी गलियों से गुजर रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी और पैरों में जूतों में पानी भर गया था। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो उसकी ट्रेन ठीक उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ट्रेन ने अभी रफ्तार पकड़ी ही थी कि वह दौड़कर उसमें चढ़ गया। रोजमर्रा की जिंदगी की यह भाग दौड़ कभी कभी इतनी भारी हो जाती है कि इंसान सोचता है कि क्या यही जीवन है। यह बात आदित्य को ऐसे ही पलों में समझ आती थी। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर सांसें सीधी करने के बाद वह अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास की कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर बारिश की रिमझिम हो रही थी। ठंडी सी हवा और बारिश की बूंदें खिड़की से उसके चेहरे पर आकर लग रही थी, मानो उसकी थकी हुई आत्मा को कोई सुकून दे रही हो। बीच बीच में बिजली कड़कती थी और बादल इतनी तेज गरजते थे कि पूरा आसमान कांप उठता था। ट्रेन पकड़ने से पहले पूरी ट्रेन लगभग खाली थी।
आखिरी डिब्बे की सीटों पर सिर्फ आदित्य ही बैठा था। शायद बारिश की वजह से लोग जल्दी निकल गए होंगे, या फिर इस रात के इस वक्त कोई यात्री होता ही नहीं था। हाँ, कितना थक गया हूँ आज। पूरा दिन मीटिंग्स, फिर क्लाइंट की फाइलें, ऊपर से ये बारिश और भाग दौड़। बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लूँ, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। कुछ देर बैठने के बाद आदित्य को गहरी नींद आ गई। शायद थकान इतनी ज्यादा थी कि उसे पता भी नहीं चला कि वह कब सो गया। ठीक 2 मिनट बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने हैरानी से देखा कि ट्रेन अब पूरी तरह यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। अरे ये क्या, अभी तो पूरी ट्रेन खाली थी। इतने सारे लोग कहां से आ गए? क्या एक ही स्टेशन पर इतने सारे लोग चढ़ गए? मुझे तो कोई स्टेशन आया भी नहीं दिखा। इतनी थकान और ऐसे मौसम में ये सवाल उसे छोटा लग रहा था। चलो यार, ज्यादा मत सोच। थकान ने दिमाग खराब कर दिया है। शायद मुझे नींद में ही कोई स्टेशन आया होगा और मैंने सुना नहीं होगा। उसने फिर से आंखें बंद की और थोड़ी देर में सो गया। सफर के दौरान जब उसकी आंख दोबारा खुली तो ट्रेन फिर से पूरी तरह खाली थी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक सन्नाटा था जो कानों में गूंज रहा था। ये क्या हो रहा है? अभी तो ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी, और ना ही कोई स्टेशन आया है बीच में। फिर ये सारे लोग कहाँ गायब हो गए? भाई कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी सोच में डूबा हुआ आदित्य को अचानक बीड़ी की तीखी सी महक महसूस हुई। एक धुएं का गुब्बार उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, मानो कोई रहस्य हवा में घुल रहा हो। उसने धीरे धीरे नजर घुमाई तो देखा कि उसके बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें इतनी गहरी थी मानो वह सदियों की कहानियां अपने अंदर समेटे बैठा हो। अरे अभी को ये ट्रेन 100 लोगों से भरी थी, अचानक सब कहाँ गायब हो गए? आप बताइए, ये कैसे हो सकता है? क्या कोई स्टेशन आया था? 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। आधी रात के बाद इस ट्रेन में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ जो लोग दिखते हैं वो सब इंसान नहीं होते। ये बात समझ लो तो अच्छा है। भाई साहब, आप भी ना इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये तो बारिश और थकान का असर होगा, कुछ नहीं। मेंटल स्ट्रेस में कभी कभी ऐसा लगता है, मैं भी समझता हूँ। तुम्हें लगता है मैं कोई पागल बूढ़ा हूं जो झूठ बोल रहा है? सुनो मेरी बात ध्यान से। 1 साल पहले ठीक इसी स्टेशन पर, ठीक इसी ट्रेन में मैं चढ़ा था। जिस स्टेशन पर अभी तुम चढ़े हो, उसी रात को कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह आज भी कांपती है। मैं उस दिन के बाद से आधी रात को कभी इस ट्रेन से नहीं उतरा। बुजुर्ग की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह कोई पुराना राज खोलने वाला हो जो सालों से उसके दिल में दबा था। और आदित्य की ओर झुककर बोलना शुरू किया। उस रात बारिश ठीक ऐसी ही थी जैसी आज है। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। ट्रेन बिल्कुल खाली थी सिवाय मेरे। मैं उसी खिड़की के पास बैठा था जहां अब तुम बैठे हो। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। पीठ पर ऐसी नजर महसूस हुई जैसे कोई मेरी आत्मा को चीर रहा हो। मैंने पलटकर देखा तो सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा मेरी जान ले रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उसमें जिंदगी की बजाय खालीपन हो। वो चुपचाप मुझे घूर रहा था। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं वहीं जम गया था। फिर उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाया, तू यहाँ नहीं होना चाहिए, तू जिंदा है, यहाँ जिंदा लोगों की जगह नहीं। अगले ही पल वो गायब हो गया, मानो हवा में मिल गया हो। अरे बाबा, ये तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। शायद आपने कोई बुरा सपना देख लिया। नींद में कभी कभी इतने वास्तविक सपने आते हैं कि इंसान उन्हें सच मान लेता है। आप तो बुजुर्ग हैं, आपको आराम करना चाहिए।
सपना? सपना नहीं बेटा, ये सच्चाई थी। मैंने उस रात के बाद कई रातें जाग कर बिताई है। उस आदमी की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और एक बात और सुन, उस रात ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी भी नहीं थी, फिर भी वो आदमी गायब हो गया। स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया था कि इस ट्रेन में 15 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक पूरा डिब्बा पटरी से उतर गया था। उस हादसे में 27 लोग मारे गए थे। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी इसी ट्रेन में भटकती हैं। आधी रात के बाद यहाँ कुछ ऐसा है जो ना इंसान है ना भूत, बस एक साया है। आदित्य ने बुजुर्ग की बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसका दिमाग थकान और बारिश की वजह से होने वाली उलझन पर टिका था। पर बुजुर्ग की बातों ने उसके मन में एक डर पैदा कर दिया था। ये सब बकवास है। बुजुर्ग लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं ताकि छोटे लोगों को डरा सकें। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो इन बातों में आ जाऊं। चलो आदित्य, ज्यादा मत सोचो। ये सब ट्रेन की सवारी, बारिश और थकान का नशा है। बस अभी घर पहुंचकर गर्म पानी से नहा लूंगा और सो जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। कोई भूत प्रेत नहीं होता, बस हमारा डर ही सबसे बड़ा भूत है। बुजुर्ग की रहस्यमयी बातों को सुनकर आदित्य का दिमाग और भटक गया। उसकी थकान उसे फिर से नींद की बाहों में खींच रही थी। उसने खिड़की के सहारे अपना सिर टिकाया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी आंखें अचानक खुल गईं। अंधेरे में ट्रेन का सन्नाटा और भी भारी लग रहा था, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो और सिर्फ यह ट्रेन जाग रही हो। उसने इधर उधर देखा और उसका दिल धक से रह गया। वह बुजुर्ग आदमी वहां नहीं था। ये क्या? अभी तो वो यहीं बैठा था। उसकी बीड़ी का धुआं, उसकी कर्कश आवाज, वो कहाँ गायब हो गया? मैं तो बस 5 मिनट के लिए सोया था। कोई स्टेशन नहीं आया, फिर वो कैसे गया? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इस ट्रेन में। कुछ बहुत गड़बड़ है। तभी आदित्य की नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था और अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे इस सुनसान ट्रेन में कोई अखबार पढ़ रहा था। यह कितना अजीब था। उसका चेहरा अखबार के पीछे पूरी तरह छिपा था और वो इतने ध्यान से पढ़ रहा था जैसे उस अखबार में उसकी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी हो। भाई साहब, आप कौन हैं? इतनी रात को इस वीरान ट्रेन में अखबार पढ़ रहे हैं। क्या आपने किसी बुजुर्ग को जाते देखा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की बूंदें और बिजली की चमक ने उसे और बेचैन कर दिया। उसने फिर से उस आदमी की ओर देखा और तभी उसने अखबार नीचे करना शुरू किया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, आदित्य ने उसका चेहरा देखा। खून से लथपथ, सिर का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ, मानो किसी ने किसी पत्थर से बेरहमी से उस पर वार किया हो। उसकी एक आंख निकल गई थी और चेहरे पर गहरे घाव थे। उसकी दूसरी आंख बिल्कुल खाली थी, जैसे कोई जान उसमें बाकी न बची हो। हे भगवान, ये क्या है? ये क्या है? आप कौन हैं? आदित्य की चीख ट्रेन के सन्नाटे में ऐसे गूंजी जैसे कोई गूंजती हुई आत्मा हो। उसकी आंखें बंद हो गई और वह डर के मारे सीट पर सिकुड़ गया। अचानक एक बर्फीली सी ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वही आदमी सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वह हल्के से मुस्कुरा रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अरे भाई साहब, क्या हुआ? आप इतने डर क्यों गए हैं? आप ठीक तो हैं? नींद में कोई बुरा सपना देख लिया? अब पानी पिएंगे? मेरे पास बोतल है। आप अभी तो आपका चेहरा खून से भरा था। इतने बुरे घाव थे। ये सब क्या था? क्या मैं पागल हो रहा हूँ या मैं सपना देख रहा हूँ? कृपया बताइए मुझे। डर गए ना? इस ट्रेन में रात को ऐसी बहुत सी अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है, कुछ वास्तविक होता है, कुछ काल्पनिक। तुमने कुछ देखा? अगर देखा है तो उसे भूल जाओ। यहाँ जितना कम सोचो उतना अच्छा। और सुन, अगली स्टेशन पर उतर जाना, यहाँ रुकना मत, वरना
उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि आदित्य का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से उसकी पानी की बोतल ली और तुरंत दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। 2-3 घूंट पानी पीकर और रुमाल से चेहरा पोंछकर वह किसी तरह अपनी सीट पर लौटा। लेकिन सीट पर वापस बैठते ही उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वह आदमी वहां नहीं था। नहीं, ये क्या हो रहा है? अभी तो वो यहीं था, मुझसे बात कर रहा था, पानी दे रहा था। अब कहाँ गया? ये कोई मजाक नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं यहाँ हूँ, दरवाजे के पास खड़ा हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? आदित्य ने मुड़कर देखा। वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था और उसे अजीब सी नजर से घूर रहा था। अचानक ट्रेन की रफ्तार और बढ़ गई और उसी वक्त वह आदमी चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। तुरंत एक भयानक चीख और जोर की आवाज आई, जैसे कोई शरीर किसी कठोर चीज से टकराया हो। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने सोचा, अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। वह दरवाजे की ओर दौड़ा और ठीक उसी समय एक स्टेशन आ गया। उसने बिना सोचे ट्रेन से छलांग लगा दी और बारिश में भीगता हुआ प्लेटफॉर्म पर सहमा हुआ खड़ा रहा। ट्रेन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसने उस ट्रेन का असली रूप देखा। वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त और जंग लगी हुई लग रही थी, मानो सालों पहले किसी बड़े हादसे में वह तबाह हो गई हो। उसके कई डिब्बे टेढ़े मेढ़े थे और उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन उनमें से कोई जिंदा नहीं लग रहा था। उनके चेहरे सफेद और निस्तेज थे, मानो साए हो। खिड़की से उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखी। वही अखबार वाला आदमी और वह बुजुर्ग दोनों उसे देख रहे थे और धीरे धीरे हाथ हिला रहे थे, जैसे उसे अलविदा कह रहे हो। आदित्य की सांसें पूरी तरह थम गई, लेकिन उसका दिल इससे भी ज्यादा ठंडा हो गया था। ट्रेन जब तक उसकी नजरों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई, वो वहीं खड़ा रहा। प्लेटफॉर्म पर एक सन्नाटा था। उस रात के बाद आदित्य ने कभी भी देर रात की ट्रेन नहीं पकड़ी, और जब भी बारिश होती वह खिड़की के पास बैठकर उस ट्रेन को याद करता। वह आखिरी ट्रेन जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। कभी कभी जो हम देखते हैं वह सच नहीं होता, और जो हम नहीं देखते वही सबसे सच्चा होता है।